कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। अभी आपने जो शायरी सुनी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कही। ये शायरी उन्होंने उस समय सुनाई जब तमाम विपक्ष को महाकुंभ को लेके तमाम तरीके की आलोचनाएं कर रहा था और वो उसका जवाब दे रहे थे। उनका कहना था कि जब से कुंभ शुरू हुआ, बल्कि उसके पहले से ही एक ऐसा वर्ग है जो लगातार उसकी आलोचना कर रहा है। लेकिन आज हम जिस आलोचना की बात करेंगे वो है गंगा जल का विवाद। गंगा जल के इस विवाद में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दो बोर्ड आमने सामने हैं और इस पे अब एक पद्मश्री वैज्ञानिक की भी टिप्पणी आई है। तो ये पूरा मसला क्या है, आज इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता को लेकर एक विवाद है और उस विवाद को वैसे तो जो आलोचक थे वो पहले से ही कह रहे थे कि वहाँ अव्यवस्थाएं हैं, जल साफ नहीं है। एक शंकराचार्य हैं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने भी इसको कहा था। क्योंकि वो एक आलोचक के रूप में थे तो पहले तमाम लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनकी बात को बल तब मिला जब 3 फरवरी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि गंगा का जो जल है वो नहाने योग्य नहीं है। तमाम तरीके की और इस विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है जो सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे मौजूद है, उसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद विवाद हुआ और एनजीटी ने कहा कि अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई गलत रिपोर्ट दी है तो उत्तर प्रदेश सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट जारी हुई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो गंगा का जल है वो शुद्ध है और किसी भी तरीके की उसमें गंदगी नहीं है। जिन नालों का पानी जाता है उसे पहले साफ किया जाता है, उसके बाद वो गंगा में जाता है। पद्मश्री वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अजय सोनकर, उन्होंने गंगा जल की शुद्धता के बारे में कहा कि गंगा जल का पानी शुद्ध ही नहीं है बल्कि इतना शुद्ध है जैसे अल्काइन वाटर होता है। इसके अलावा प्रयागराज में ही एनआईटी है, उसके वैज्ञानिकों ने भी सर्वे किया और उन्होंने भी माना कि गंगा का जल प्रदूषित नहीं है, वो पूरी तरीके से नहाने और पीने के भी योग्य है। इस तरीके के विवादों का एक राजनीतिकरण भी हुआ। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मैं पहले कह रहा था लेकिन मेरी बात को किसी ने माना नहीं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी शुरू की और इसके जरिए अव्यवस्था पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरना शुरू किया। असल में जब से महाकुंभ की तैयारियां हो रही थी उसी समय से ये आलोचनाओं का दौर चल रहा था। पहले ये कहा गया कि समय पे तैयारियां नहीं हुई, फिर तैयारियां जिस तरीके की गई उनको लेके सवाल उठाए गए और जब 29 जनवरी को एक हादसा हुआ और उसमें कई लोग मारे गए, उसको लेके एक बड़ा विवाद चलता रहा। जिस भी तरीके की छोटी बड़ी घटनाएं जहां से भी मिली वो एक आलोचनाओं का माध्यम बनती रहीं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मिशन पर लगे रहे और वो लगातार ये कहते रहे कि इस तरीके की आलोचना जो लोग कर रहे हैं वो असल में कुंभ और सनातन दोनों के विरोधी हैं। सच्चाई ये है कि जो विपक्ष है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी, उसे ये लग रहा है कि कुंभ की सफलता और जिस तरीके से सनातन और हिंदू धर्म के लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से, उन लोगों के चलते एक संदेश जा रहा है और इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ का राजनीतिक लाभ न उठा पाए इसके लिए उसकी आलोचनाएं लगातार हो रही हैं, जबकि विपक्ष को पता है
कि इन आलोचनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। इसका एक उदाहरण दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली विधानसभा में 5 फरवरी को मतदान होना था और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में थे और यहाँ वो डुबकी लगा रहे थे। ऐसे में एक संदेश साफ तौर पे दिल्ली में भी जा रहा था कि आखिर सरकार को क्या करना है, जनता किसको वोट दे, और जनता ने वही किया। उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और वहां आम आदमी पार्टी हार गई। उसी दिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था मिल्कीपुर का। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और फैजाबाद की लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती थी। उनके जीतने के बाद मिल्कीपुर की विधानसभा सीट खाली हुई। वहां उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया। जब ये चुनाव हुए तब कुंभ चल रहा था और जो असर राम जन्मभूमि का नहीं हुआ वो असर कुंभ का हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा जीत ली। मिल्कीपुर की जीत पर भी अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की लूट बताया था और कहा था कि ये सत्ता के बल पे जीती गई। दूसरी तरफ दिल्ली की जो जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, उसे खुद अखिलेश यादव ने लोकतंत्र की जीत बताया था। यानी दिल्ली में जो पैमाना था वो दूसरा था और मिल्कीपुर में जो पैमाना था वो दूसरा था। ये सच है कि महाकुंभ का जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बेचैनी यही है। इसी कारण वो किसी न किसी तरीके से महाकुंभ की आलोचना कर रहे हैं। अब जो ताज़ा हालात हैं वो वहाँ पर गंगा जल के विवाद को लेके है। बहुत सारे वैज्ञानिक दावे और जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया और ये सारी रिपोर्ट मीडिया में उपलब्ध है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक श्रद्धालु के तौर पे, एक सामान्य जनता के तौर पे मेरी अपनी जो राय है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमने बताया है कि मैं खुद कल वहाँ पे गंगा स्नान के लिए कुंभ में गया था और जो संगम का तट है, जिसे संगम नोस कहते हैं, वहाँ पे हमने स्नान किया, डुबकी लगाई और वहाँ से हम जल भी भर कर लाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जल कितना शुद्ध है। ये हमारे हाथ में जो बॉटल है ये गंगा जल की है और ये गंगा जल संगम से लाया गया है। हम लोगों ने वहाँ सिर्फ स्नान ही नहीं किया बल्कि आचमन भी किया और हमारे साथ जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि जितने लोगों को मैं वहाँ देख रहा था, वो इस तरीके की बॉटल्स में भर के गंगा जल अपने घरों को ले जा रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गंगा जल अशुद्ध होगा, इसमें कोई दिक्कत होगी, तो आखिर श्रद्धालु इसे अपने घर क्यों ले जाएंगे। गंगा जल की शुद्धता के इस विवाद पर वाटर वुमेन के नाम से मशहूर शिप्रा पाठक ने भी अपनी एक राय रखी है। सोशल मीडिया पर समाचार चैनल पर बात करते हुए शिप्रा पाठक ने कहा कि अगर गंगा के जल में कोई दिक्कत थी तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसे पहले दूर करना चाहिए था जब कुंभ का आयोजन हो रहा था, और जब कुंभ शुरू हो गया तब इस तरीके की रिपोर्ट का मतलब सिर्फ श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचाना था और जो आलोचना हो रही है उसको एक आधार देना था। परसों ही दिया है तो एक आध्यात्मिक स्त्री के तौर पर तो मैं कहूँगी ये सनातन पर आघात करने के लिए, प्रहार करने के लिए ये खबर आई है। मैं नदियों को प्रेम करती हूँ क्योंकि मेरा धर्म कहता है नदियाँ देवी हैं, इसलिए मैं नदियों का काम कर रही हूँ। लेकिन पूरा ऐसे समय पर ये न्यूज़ आना जब सनातन का सांस्कृतिक पर्व अपने पूरे चरम पर है, उस समय पर आप उसका परीक्षण करके आप लोगों को दिखा रहे हो कि इसमें मल की संख्या या मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसको आचमन भी नहीं किया जा सकता, तो सीधे सीधे ये सनातन धर्म पर प्रहार है। अगर उस बोर्ड को सच में वो जनता के हेल्थ से इतना कंसर्न था तो उनके पास 1 साल था। कुंभ से ठीक 1 वर्ष पहले उन्होंने ये परीक्षण क्यों नहीं किया, इस परीक्षण का सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया। आप एक पर्व आखिरी बचा है शिवरात्रि, उसके ठीक पहले श्रद्धालुओं के बीच ये खबर ला रहे हो। शायद ये सच भी हो, लेकिन ये सनातन पर आघात है, भ्रमित करना है। ये एक दिन की व्यवस्था नहीं है और नदियों का परीक्षण का समय नहीं है, नदियों के रक्षण का समय है।
गंगा जल की शुद्धता को लेके ये जो विवाद उत्तर प्रदेश और केंद्र की रिपोर्ट के जरिए विपक्षी दलों के हाथ तीर लगा है, उसको लेके अब श्रद्धालुओं के मन में किसी तरीके का भय नहीं है, किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है। श्रद्धालु गंगा के स्नान के लिए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय तक 60 करोड़ लोग कुंभ का स्नान कर चुके हैं, वहाँ डुबकी लगा चुके हैं। 60 करोड़ लोगों की संख्या कम नहीं होती है। पूरी दुनिया में एक ऐसा आयोजन है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अगर भारत और चीन की जनसंख्या को छोड़ दिया जाए तो फिर दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या 60 करोड़ है। तो एक देश से अधिक संख्या में लोग संगम स्नान कर चुके हैं। ऐसे में अव्यवस्था के तमाम सवाल दरकिनार हैं और श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है, वो सब पे भारी है। इस विवाद पे आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।